स्वागत है साथियों, आप सब लोगों का प्रोफेसर की क्लास में। आज एक इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मानवाधिकार महत्वपूर्ण है, इसको ज़रा ध्यान से हम लोग करेंगे। थोड़ा सा बड़ा लेक्चर होने वाला है, लेकिन क्या करें, ये अपने आप में काफ़ी वाइड है, ठीक है ना। फिर भी मैंने कोशिश किया है कि मैं आपको थोड़े में जितना अच्छा हो सके, जितना ज़्यादा हो सके उतना आपको बता पाऊँ, और करते हैं उसी को ही। और नंबर 2, आप में से जो बच्चे भी क्या कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, सेट की तैयारी कर रहे हैं, जीआरएफ करना चाहते हैं, पीजीटी का एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, या बीए एमए ये करना चाहते हैं, ठीक है ना, पॉलिटिकल साइंस से, तो उनके लिए ये वीडियो, या कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो उनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। उनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। अदरवाइज़ आप क्या कीजिए, एग्जिट हो जाइए, आपका समय बर्बाद होगा, ठीक है ना, कुछ मिलेगा नहीं। तो इस चीज़ को समझिए, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ठीक है ना। क्या कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। आप सब बहुत कंजूसी करते हैं लाइक करने में, शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में, है ना। इनमें आप शेयर करने में, इनमें आप कंजूसी करते हैं, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करवाता हूँ, नेट सेट जीआरएफ वगैरह की तैयारी करता रहता हूँ, ठीक है ना। नेट हो गया, सेट हो गया, जीआरएफ हो गया, पीजीटी हो गया, ठीक है। और इसके अलावा भी आप में से जो बच्चे पीएचडी में एडमिशन के लिए कोई जानकारी चाहते हैं ना, इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो 7838280505 पे मेरे को क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना। मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो पीएचडी में एडमिशन के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें आवश्यकता होती हैं। आपको कंपटीशन, पीएचडी में एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी, है ना, एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आप इसके बाद ये क्वालिफाई कर लोगे, फिर इंटरव्यू होगा आपका, ठीक है ना। इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर उसके बाद आपको रिसर्च, है ना, इंटरव्यू में आपको रिसर्च प्रपोजल चाहिए होगा, फिर सिनॉप्सिस चाहिए होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें, इनके बारे में आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, क्लास चालू करते हैं। तो आज जो है वो मानवाधिकार है। अब मानवाधिकार जो है, मानव अधिकार होते क्या हैं, मानव अधिकार या मानवाधिकार, ठीक है ना। तो मानव अधिकार जीवन की वो परिस्थितियां हैं जो मानव के नैतिक विकास के लिए, ठीक है ना, या विकास के लिए, विकास के अंदर आपका आर्थिक सामाजिक दोनों आ जाएगा, ठीक है ना। आर्थिक, पढ़ा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह का विकास आ जाएगा, ठीक है ना। तो मानव अधिकार वो परिस्थितियां हैं जो मानव के नैतिक विकास के लिए या विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, अत्यंत आवश्यक 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 हैं, जिनके बिना मानव अपना विकास नहीं कर सकता, तो ये एक मोटा मानव अधिकार की परिभाषा है कि मानव अधिकार जो है वो जीवन की वो परिस्थितियां हैं जिनके बिना मानव अपना विकास नहीं कर सकता, ठीक है ना। हो सकता है नैतिक ना लिखा हो तो सर्वोच्च लिखाओ, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने भी विद्वानों ने इसकी परिभाषा दी है वो लगभग इसी तरह की ही दी है
कि उसके अंदर क्या है, विकास शब्द जुड़ा हुआ है, कि मतलब वो परिस्थितियाँ, मतलब वो दशाएं हैं, परिस्थितियों की जगह दशाएं भी हो सकता है, ठीक ना, दशाएं, पर वो परिस्थितियाँ या वो दशाएं हैं या वो स्थिति है जिसके बिना मानव अपना सर्वोच्च या नैतिक विकास नहीं कर सकता, जिसके बिना आदमी आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है ना। आदमी ने जन्म लिया तो जन्म भर से ही उसका लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता, ठीक है ना, उसको आगे विकास करना होता है। अब वो विकास के अंदर उसको कुछ ऐसी कोई उसके अपने लक्ष्य होते हैं, टारगेट होते हैं, ठीक है ना, उत्तम जीवन जीना, ठीक है ना, क्या आदर्श जीवन जीना, आदर्श जीवन जीना, आदर्श जीवन हो गया, उत्तम जीवन हो गया, उत्तम जीवन हो गया, ठीक है, स्वतंत्रता का उपभोग करना, ठीक है, समानता, ये सारे ये सारी एक आदमी को ये सारी चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है ना। तो ये कैसे संभव है कि आपकी परिस्थितियां ऐसी होनी चाहिए, आपकी परिस्थितियां ऐसी होनी चाहिए कि आप क्या कर सको, कि अपना विकास कर सको। अगर आपको शिक्षा नहीं दी जाएगी तो आप अपना विकास कैसे करोगे। चलो आपने शिक्षा ले ली, लेकिन आपको क्या बोलते हैं, रोजगार के अवसर ही नहीं है, रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे, ठीक है ना, कि आपको जैसे मना कर दिया गया कि भाई आपको आपको आप काले हो, ठीक है ना, आप काले हो या किसी जाति विशेष के हो और आपको नौकरी नहीं मिलेगी, तो आप फिर अपना विकास कैसे करोगे, आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। उसी तरह से आपको शिक्षा के लिए भी इन्होंने कह दिया कि भाई शिक्षा जो है काले लोगों को नहीं मिलेगी, ठीक है ना, गोरे काले का श्वेत अश्वेत का आंदोलन बहुत लंबा चला था। उसी तरह जाति, भारत के अंदर जाति के अंदर भी था कि भाई निम्न जाति के लोगों को शिक्षा से वंचित कर दिया जाता था। तो अगर आपको शिक्षा नहीं मिलेगी तो आप अपना विकास कैसे करोगे। धार्मिक स्वतंत्रता है ना, कि पहले कुछ विशेष वर्ग के लोगों को आपका मंदिरों के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं थी, वो उपासना नहीं कर सकते थे, वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते थे ये निम्न जाति के लोग, है ना। तो वो आदमी अपना कैसे विकास करेगा, नहीं कर सकता वो। तो ये कुछ ऐसे अवसर होते हैं, कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जो हर एक मानव के लिए आवश्यक है, ठीक है ना। आदमी ने अगर जन्म ले लिया तो ये स्थितियां उसको मिलनी चाहिए। हो सकता है कि भाई बचपन में कम उम्र में अलग स्थितियां हो और आप जब वयस्क हो जाएं तो वो अलग स्थितियां डिमांड हो, लेकिन चाहिए जरूर, इसके बिना आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। और अगर हम इनको अगर देखें कि भाई ये कैसे आया, तो हम इसके बीज 1215 का मैग्ना कार्टा में देख सकते हैं, जब एक वहां का राजा था जॉन। जॉन ने क्या किया कि बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया, क्योंकि उस समय कोई कानून तो था नहीं। तो ये लोग क्या करते थे कि पूरा यूरोप युद्ध में भिड़ा रहा करता था, आपस में एक दूसरे से लड़ते थे, झगड़ते थे। तो आपका जो वहां का शासक था इंग्लैंड का जॉन, उसको युद्ध करने के कारण, बार बार युद्ध, दूसरे देशों पे आक्रमण करने के कारण उसे संपदा की बहुत ज्यादा जरूरत हो गई। तो उसने क्या कर दिया कि वहां के लोगों पर टैक्स लगा दिया, है ना, वहां के जो सामंत लोग थे उनके ऊपर टैक्स लगा दिया। सामंतों ने कहा यार ये टैक्स तो हम दे देंगे, लेकिन कुछ हमारी शर्तें हैं। तो उसने कहा, सामंतों और व्यापारियों ने डिमांड की कि भाई हम आपको पैसा तो दे देंगे, चलो आप हमेशा मुंह उठा के आ जाते हो पैसा मांगने, हम आपको पैसा तो दे देंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। तो जॉन ने कहा बताओ भाई, आप क्या क्या शर्तें हैं तुम्हारी। तो उसने कहा भाई हमें व्यापार और व्यापार की स्वतंत्रता होनी चाहिए, कि हम जब जो मर्जी वो व्यापार कर सकें। क्या ठीक है भाई। और क्या है भाई, हम कहीं भी आ जा सकते हैं, यहीं कहीं पे भी घूम सकते हैं, आप हमें रोकोगे नहीं। उसने कहा चलो ये भी ठीक है। कहने लगा कि हम जितनी मर्जी संपत्ति रखें, क्योंकि होता ये था कि व्यापारी ज्यादा संपत्ति इकट्ठा कर लेते थे या सामंत ज्यादा संपत्ति इकट्ठा कर लेगा था, तो राजा की आंखों में वो खटकने लगता था कि यार इसने इसकी संपत्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जरा इसकी संपत्ति पे आक्रमण कर दो। तो उन्होंने कहा कि भाई हम जितनी मर्जी संपत्ति रखें, अगर आप 20% टैक्स ले रहे हो तो उसके बाद जो बचता है वो हमारा है, आप उसके ऊपर नजर नहीं रखोगे। उसने कहा ठीक है भैया, संपत्ति रखने का भी हो गया। तो इस तरह से इन्होंने कुछ डिमांड्स रख दी, ठीक है। तो राजा ने उसको मान लिया कि ठीक है भाई, आपकी डिमांड्स पूरी की जाती है। तो ये पहला था, जो पहले अधिकार थे ये सीमित थे, क्योंकि ये एक वर्ग विशेष तक थे, इसमें व्यापारी और सामंत ही थे, ठीक है ना, ज्यादातर व्यापारी ही थे इसके अंदर। तो ये सीमित वर्ग से थे, लेकिन एक शुरुआत हो गई थी वहां से। उसके बाद जॉन लॉक आते हैं, है ना, गौरवमयी क्रांति होती है, और उसमें स्वतंत्रता, समानता, आपका और आपका संपत्ति के अधिकार, समानता समानता की बात नहीं करता है जॉन लॉक। वो कहता है जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की बात करता है। जॉन लॉक किसकी बात करता है,
जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की बात करता है, ठीक है ना, लॉक। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति होती है, उसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा उठता है। फिर उसके बाद अमेरिका का जो बिल ऑफ राइट्स आते हैं, तो यहाँ से इन सब चीज़ों की शुरुआत हो जाती है। लेकिन जो मेन इसके ऊपर काम होता है ना, वो होता है द्वितीय विश्व के बाद चालू होता है, ठीक है ना, क्योंकि द्वितीय विश्व के अंदर इतना ज़्यादा इतना भयानक युद्ध था, इतना ज़्यादा नुकसान होता है कि हर कोई समझ लेता है कि भाई अब युद्ध करने का कोई लाभ नहीं है और हमें इन युद्धों से दूर रहना पड़ेगा। और युद्ध से दूर रहने के लिए ज़रूरी था कि मानवों को ज़्यादा से ज़्यादा उनकी परिस्थितियों में बदलाव किया जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दिए जाए, ठीक है ना। क्योंकि अगर मानव को आप अधिकार से दूर रखोगे ना, तो आपको ऐसा लगता है कि एक एक प्लस में दो हो जाता है, एक प्लस में एक दो हो जाता है, ठीक है ना, और दो प्लस में दो चार हो जाते हैं। तो इस तरह से जब एक बहुत बड़ा वर्ग जिसको आप अधिकारों से वंचित कर दोगे, है ना, अधिकारों से वंचित कर दोगे, सुविधाओं से वंचित कर दोगे, ठीक है ना, उनके संग असमानता का व्यवहार करोगे, तो वो क्या करेंगे कि वो आगे चल के ना क्रांति कर देंगे, है ना, क्रांति कर देंगे, ठीक है। तो ये क्रांति क्या है, ये युद्ध का रूप धारण ना कर ले, इसीलिए जरूरी है कि भैया कि हर एक मानव को उसके अधिकारों से संपन्न किया जाए। तो ये एक मोटा मैंने आप लोगों को थोड़ा सा हिस्ट्री बताने की कोशिश की कि ये इतिहास क्या था, है ना। और इसमें जो जितने भी इसके जो है 30 आर्टिकल हैं, इसके अंदर 30 आर्टिकल हैं, ठीक है ना। तो एक बार इन आर्टिकलों की भी हम चर्चा कर लेंगे, जरा एक सेकंड का टाइम दीजिएगा। तो ये 30 अनुच्छेदों वाला एक घोषणा पत्र है, ठीक है ना, क्या है, घोषणा ही पत्र, ठीक है, यहाँ पे स्पेस है थोड़ा सा, तो है ना। तो ये 30 अनुच्छेद एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया, ठीक है ना। इसको मानवाधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं, और ये 10 दिसंबर 1948 को महासभा द्वारा इसको स्वीकृत किया गया, इसको पारित किया गया, और इसमें 30 अनुच्छेद थे, ठीक है ना। 10 दिसंबर, ये 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है ना। तो मानव, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो आप ये याद रखिएगा, ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें 30 अनुच्छेद थे। पहला अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद वही है, स्वतंत्रता, समानता और सांस्कृतिक, राजनीतिक, इन्हीं सब अधिकारों की बात है। तो मैं आप लोगों के संग इसमें एक बार इन सारे अनुच्छेद 30 के 30 अनुच्छेद पे मैं डिस्कशन करूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है ना। तो पहला अनुच्छेद कहता है सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है, मतलब अगर कोई मनुष्य ने, जो भी मनुष्य जन्म लेंगे वो जन्म से स्वतंत्र हैं और अधिकार और मर्यादा में समान है। मतलब किसी को कोई ऐसा नहीं कि कोई ब्राह्मण के घर पैदा हो गया तो वो ऊंचा हो गया और कोई निम्न जाति में पैदा हो गया तो नीचा हो गया, नहीं, अधिकार और मर्यादा में सब बराबर हैं, ठीक है ना। जो भी मनुष्य, चाहे वो किसी राजा के यहाँ पैदा हो, चाहे किसी गरीब के यहाँ पैदा हो, चाहे किसी उच्च जाति में पैदा हो, चाहे किसी निम्न जाति में पैदा हो, वो कहीं पे भी हो, ठीक है ना, चाहे उसका बाप बहुत बड़ा वकील हो, कलेक्टर हो, जो भी हो, वो सब अधिकार और मर्यादा में समान है और स्वतंत्र है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि किसी दास की कोई गरीब का बेटा है तो उसने जन्म लिया तो वो क्या है, वो स्वतंत्र नहीं है, नहीं, सब स्वतंत्र हैं, सबको समान अधिकार है और सब समान है। उनमें विवेक और बुद्धि, ठीक है ना, एव एक दूसरे के साथ भ्रात भाव युक्त व्यवहार रखना चाहिए। मतलब चाहे अमीर का बेटा हो, चाहे गरीब का बेटा हो, चाहे उसमें बुद्धि, विवेक और बुद्धि है ना, उनमें क्या है, विवेक और बुद्धि। अगर जो भी आदमी पैदा होता है, ऊपर वाला सबके अंदर विवेक और बुद्धि देता है, सोचने समझने की शक्ति देता है। सामाजिक परिस्थिति अलग अलग हो सकती है और उसका उसके मस्तिष्क पे कुछ भी प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन अगर उसने जन्म लिया है तो उसके अंदर विवेक भी है और बुद्धि भी है, और इस कारण से उन्हें क्या करना चाहिए, एक दूसरों के संग भाई बंधुत्व वाला व्यवहार रखना चाहिए। तो अनुच्छेद 1 ये कहता है, ठीक है ना।
अनुच्छेद 2 आर्टिकल 2 प्रत्येक व्यक्ति बिना जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक और सामाजिक उत्पत्ति, जन्म अथवा किसी दूसरे प्रकार के भेदभाव से इस घोषणा में व्यक्त किए हुए अधिकारों और स्वतंत्रता का पात्र है। तो ये आपका रंग, जाति, लिंग इत्यादि के अलावा के कारण जो भेदभाव है ना, उसको ये उसकी मनाही करता है, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त किसी स्थान अथवा देश के साथ जिसका वह व्यक्ति नागरिक है, राजनीतिक परिस्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो ये भी भेदभाव नहीं होगा भाई, ठीक है, कि भाई वो किसी देश का रहने वाला है, किसी स्थान विशेष से संबंधित है, ठीक है, किसी देश का नागरिक है, तो उस आधार पे भी हम भेद नहीं कर सकते, चाहे वह स्वतंत्र हो, संरक्षित हो अथवा स्वशासन अधिकार के विहीन हो या अन्य प्रकार से अल्प प्रभु हो, ठीक है ना। तो वो देश चाहे कैसा भी हो, आप उसके संग इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते। अनुच्छेद 3 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वाधीनता और सुरक्षा का अधिकार है। तो प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो किसी भी देश में गया हो, ठीक है ना, अगर भारत का नागरिक अमेरिका में जाता है तो वहां भी उसे जीवन, स्वाधीनता और सुरक्षा का अधिकार है, ठीक है ना। हमारे भारत के अंदर भी अगर कोई बाहर का आता है तो कोई प्रत्येक व्यक्ति कोई भी किसी भी देश का हो तो उसमें जीवन, स्वाधीनता और सुरक्षा का अधिकार उसको मिलना चाहिए, ठीक है। कोई व्यक्ति दासता या गुलामी में नहीं रखा जा सकता। तो किसी व्यक्ति को आप दास नहीं बना सकते, गुलामी नहीं बना सकते। दासता और दास व्यवहार सभी क्षेत्रों में सर्वथा के लिए निषेध है। तो किसी भी पूरे वर्ल्ड के अंदर में ये चीज लागू है कि भाई आप किसी को दास नहीं बनाएंगे, उसके संग दास जैसा व्यवहार भी नहीं करेंगे। आर्टिकल 5 जो है वो कहता है कि किसी व्यक्ति को क्रूर व अमानुषिक दंड से नहीं दिलाया जा सकता, ऐसा दंड नहीं दिलाया जा सकता जो मानवता के विरुद्ध हो, ठीक है, न उसके साथ अपमानजनक बर्ताव किया जाएगा, ठीक है। तो एक ये चीज भी इंपॉर्टेंट है कि किसी व्यक्ति के साथ क्रूर व्यवहार नहीं किया जा सकता, व्यवहार वही किया जाएगा जो कानून के हिसाब से हो, ठीक है ना। तो ये चीज है, ठीक, ये चीज महत्वपूर्ण है। अब ऐसा नहीं है कि भाई किसी को कानून ने फांसी की सजा दे दी है तो उससे पहले उसको क्या बोलते हैं, उसके मुंह पे काला पोत के उसको नगर नगर घुमाओ या उसको मारो पीटो, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो कानून के हिसाब से जो दंड निर्धारित है वो दिया जा सकता है। क्रूर या अमानु अमानुषिक दंड नहीं दिया जाएगा, ठीक है, और अपमानजनक बर्ताव भी नहीं किया जा सकता। प्रत्येक आर्टिकल 6 कहता है प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार होगा कि स्वतः कानून के अधीन व्यक्ति माना जाएगा। तो कोई हर एक व्यक्ति क्या है, कानून के अधीन माना जाएगा। अनुच्छेद 7 कहता है कानून के सामने सभी समान है। तो कानून के सभी समक्ष सभी समान है, किसी भेदभाव के बिना कानून की सुरक्षा के अधिकारी हैं। तो मतलब अगर कानून जब सुरक्षा देगा तो किसी के संग भेदभाव नहीं करेगा कि भाई आप अमेरिका के हो आपको अलग कानून देंगे, वो भारत का है तो उसके संग अलग व्यवहार करेंगे, या ये अमीर है या गरीब है तो इनके बीच में भेद किया जाएगा, या किसी अन्य उच्च जाति का है निम्न जाति का, तो उस हिसाब से कोई नहीं होगा। कानून के सामने सब बराबर हैं और किसी भेदभाव के बिना कानून सबको समान सुरक्षा देगा। यदि इस घोषणा के विरुद्ध भेद नीति मूलक आचरण किया जाता है या किसी ऐसे आचरण से प्रेरणा दी जाती है तो इस अवस्था में सब समान रूप से रक्षा के अधिकारी हैं, ठीक है ना। तो ये रक्षा के अधिकारी हैं इसमें, अगर ऐसा कुछ होता है तो। प्रत्येक आर्टिकल 8 क्या कहता है, प्रत्येक व्यक्ति को संविधान या कानून द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकारों को भंग करने वाले कार्यों के विपरीत राष्ट्रीय न्यायालयों के समक्ष संरक्षण पाने का अधिकार होगा। तो ठीक है भैया कि अगर इसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति को संविधान या कानून द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकारों के भंग, अगर आपके मौलिक अधिकार जो आपको संविधान या कानून द्वारा मिलते हैं और ये भंग होते हैं तो आपको क्या करना है कि आपको राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष संरक्षण पाने का अधिकार होगा। मतलब आप वहां पे जाके डिमांड कर सकते हो कि भाई मेरे मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है और आप मेरे को मेरे अधिकारों को दिलवाइए, ठीक है। अनुच्छेद 9 आर्टिकल 9 क्या कहता है, किसी व्यक्ति को अविहित गिरफ्तारी, कैद या निष्कासन न हो सकेगा। अब ये क्या है कि मतलब किसी व्यक्ति को की गिरफ्तारी हो रही है और वो विधि के विरुद्ध हो रही है, ठीक है ना, या उसका निष्कासन नहीं हो सकता, ठीक है। उसको आप एक विधि की निश्चित प्रक्रिया के तहत ही गिरफ्तार कर सकते हो और उसका निष्कासन कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। आर्टिकल 10 प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायालय द्वारा अपने अधिकारों और कर्तव्यों के तथा अपने विरुद्ध आरोपित किसी अपराध के निर्णय के लिए उचित और खुले आम तरीके से सुने जाने का पूर्ण समान अधिकार है। अब ये कहता है कि भाई अगर आप जैसे आप जो हो आपके खिलाफ अगर केस
किसी ने कर दिया या आपकी गिरफ्तारी हो गई या आपके खिलाफ कोई अपराध दर्ज किया गया है, तो आप क्या है कि न्यायालय में, है ना, आप क्या है कि आप जो न्यायालय में आपको सुने जाने का अधिकार होगा। मतलब ऐसा नहीं कि न्यायालय आपको सुनेगा, ऐसा नहीं है कि आपको पेश किया और आपके खिलाफ जो अपराध है उसको डाल दिया गया कि भाई ठीक है, इसने हत्या की है, इसको हत्या कर दे दो। न्यायालय आपसे पूछेगा कि भाई आपकी सुनवाई होगी वहां पे, ठीक है ना। इस चीज का भी अधिकार आपको है कि क्या है कि निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार आपको है कोर्ट के अंदर में। आपके खिलाफ होता है ना हिंदुस्तान के अंदर, ऐसा होता है कि पुलिस उठा के किसी को किसी अपराध में उठा के नीचे जेल में डाल देती है। तो जेल में डाल देती है और जब कोर्ट के सामने पेश करती है तो पहला तो यही है कि 24 घंटे के अंदर कोर्ट के सामने आपको पेश करना होगा, ठीक है ना। कोर्ट के अंदर पेश करने के बाद आपसे कोर्ट पूछेगा कि भाई आपके पास अगर वकील भी नहीं है तो कोर्ट आपसे कहेगा कि भाई आप सरकारी वकील लेना चाहोगे। तो ये सारी सुविधाएं हैं। तो ये क्या है कि आपको सुने जाने का, आम तरीके से, खुले और आम तरीके से सुने जाने का पूर्ण समान अधिकार है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपका पक्ष जाने बिना निर्णय नहीं हो सकता है। आर्टिकल 11, अच्छा, आर्टिकल 11 में 11(1) है, प्रत्येक व्यक्ति जिस पर दंडनीय अपराध का आरोप है तब तक निर्दोष समझा जाएगा जब तक उसे खुले आम मुकदमे द्वारा किसी अपने को निर्दोष प्रमाणित कर। अब भाई ये है कि जब तक आप दोषी सिद्ध नहीं हो जाओगे ना तब तक आपको दोषी नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। ये मानवाधिकार कहता है कि आप जब तक दोषी सिद्ध नहीं होगे आपको दोषी नहीं माना जाएगा और आपको न्यायालय में अपना पक्ष रखने की, अपनी बात कहने की पूरा का पूरा अधिकार है। जब आपके ऊपर आप अपनी पक्ष रख लेंगे और उसके बाद जो फैसला आएगा उसके बाद हो सकता है कि आप दोषी सिद्ध हो या ना सिद्ध हो, लेकिन तब तक आप अपराधी नहीं है, ठीक है ना। ये कहता है, ये जब तक अपराध सिद्ध नहीं तब तक अपराधी नहीं। इसी में आर्टिकल अनुच्छेद 11(2) क्या कहता है, जो अपराध करने के समय किसी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार दंडनीय नहीं था उस अपराध के लिए अपराध के बाद। अब ये सीधा सा ये कहता है कि भैया अगर कोई अपराध हुआ है ना तो उसके पूर्व अगर कोई विधि बनी है तो उसी हिसाब से आपको दंड दिया जाएगा, नई विधि बना के आपको दंड नहीं दिया जा सकता, ठीक है ना। अब मान लो जैसे एक आदमी ने हत्या की तो हत्या की सजा अगर 7 साल है तो आपको 7 साल की सजा होगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपने हत्या की और उसके बाद कोई नया कानून बना दिया जाए कि इस आदमी को 14 साल की सजा दे दो या फांसी दे दो, ऐसा नहीं होगा। जो पूर्व विधि होगी, जो पहले का कानून बना होगा ना, उसी हिसाब से आपको दंड मिलेगा। नया कानून बना के आपको दंडित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 12 क्या कहता है, किसी को भी कौटुंबिक, गृहस्थिक और पत्र व्यवहारिक गोपनीयता में मनमाना दखल। अब मान लो भाई कोई किसी का पारिवारिक मामला है, व्यक्तिगत मामला है, पारिवारिक मामला है, उसकी अपनी गृहस्थी है, ठीक है, और उसमें पत्र व्यवहार करता है, उनके संग बात करता है, चीत करता है, तो इसका में दखलंदाजी नहीं करेगा, ठीक है ना। कोई भी दखलंदाजी नहीं करेगा, चाहे राज्य हो, चाहे कोई संस्था हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। ये उसका अपना सम्मान का और ख्याति का विषय है। अगर आपने ऐसा किया तो ये इस पे माना जाएगा, ठीक है ना। ये ना कहते हैं ना व्यक्तिगत मामला है। आजकल तो वैसे ही पार्कों में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बैठे रहते हैं, तो उनको भी इस अधिकार के बारे में बहुत जागरूकता है, बहुत पता है, ठीक है ना। वो बोल देते हैं पुलिस वालों से कि हम बैठे हैं, आप कौन होते हैं बोलने वाले, ठीक है, हम मैं 21 साल का हूँ, 18 साल की है। तो वो इसी अधिकार का प्रयोग करते हैं, वो मानवाधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 13(1), प्रत्येक व्यक्ति को राज्य की सीमा के भीतर आवागमन निवास करने की स्वतंत्रता। ये तो हमारे 19 में भी है कि आप जिस देश के नागरिक हैं आप वहां पे उस राज्य की सीमा में कहीं भी आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, आपको कोई स्वतंत्रता नहीं है, कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, ठीक है ना। तो इसका भी जो होते हैं ना वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इसका भी बड़ा हवाला देते हैं। पुलिस वाला पूछता है ना कि यहाँ पार्क में क्या कर रहे हो, तो कहते हैं कि हमें कहीं पे घूमने फिरने की क्या है, स्वतंत्रता है, ये हमारा अधिकार है। अब 13(2) क्या कहता है, प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी देश को उस जिसमें उसका देश सम्मिलित है छोड़ने का अधिकार है और देश में लौटने का अधिकार है। अब ये देखो, ये आर्टिकल क्या कहता है कि आप जैसे आप भारत के नागरिक हो तो आप भारत को छोड़ना चाहो तो छोड़ के जा सकते हो। आपसे जबरदस्ती नहीं किया जा सकता कि नहीं आप भारत में ही रहोगे, ठीक है ना। जैसे अक्षय कुमार है, उसने जाके कनाडा की नागरिकता ले ली, बहुत सारे ऐसे लोग हैं,
हम लोगों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं और खुद जाके कनाडा की नागरिकता इन लोगों ने ले रखी है। तो वो क्या है कि आपको देश छोड़ने का अधिकार है और आप वापस लौटना चाहो तो उसका भी अधिकार है, ठीक है ना। एक प्रक्रिया है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि नहीं आप नहीं आ सकते, आप मना नहीं कर सकते। अब आर्टिकल 14(1) ये क्या कहता है? प्रत्येक व्यक्ति को प्रताड़ना से बचने के लिए किसी भी देश में आश्रय लेने व सुख से रहने का अधिकार है। अब मान लो भाई, जैसे अगर मान लो पड़ोसी देश है, वहां पे बहुत ज्यादा अत्याचार किया जा रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत है, कोई बहुत ज्यादा परेशानी है, वहां पे उसका शोषण किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उसके परिवार को खतरा है, तो उसको क्या है ना, उसको आश्रय लेने का अधिकार है। वो पड़ोसी देश में या किसी अन्य देश में जाके आश्रय ले सकता है ना। आखिर जीवन जीवन तो इम्पोर्टेंट है ना। अगर अगर उसके जीवन पे पर पड़ी है तो किसी दूसरे में देश में जाके आश्रय ले सकता है, ठीक है ना। बहुत सारे बांग्लादेशी भाग भाग के भारत आते हैं, म्यांमार से भाग के आते हैं, वो इसी चक्कर में आते हैं कि उनको वहां वो प्रताड़ना से बचने के लिए आते हैं। तो ये भी चीज महत्वपूर्ण है। इसी में 14(2) है जी, क्या कहता है? अराजनीतिक अपराध व संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य एवं सिद्धांत के विरुद्ध होने वाले कार्यों के फलस्वरूप दंडित व्यक्ति अधिकार से वंचित रहेंगे। अब मान लो अगर कोई ऐसा आदमी है जिसपे अराजनीतिक अपराध लगा हुआ है, जिसे उसने किसी की हत्या कर रखी है, कोई भ्रष्टाचार कर रखा है, घोटाला कर रखा है, और संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य एवं सिद्धांतों के विरुद्ध उसने कोई कार्य किया है, तो ऐसे व्यक्ति अधिकार से वंचित रहेंगे, ठीक है ना। वहां तो आपने अधिकार दे दिया, आश्रय लेने सुख लेने का अधिकार है, वो वहां पे आएगा, अपना प्रॉपर्टी भी खरीद सकता है, कुछ कर सकता है, काम धंधा कर सकता है, रोजगार कर सकता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो राजनीतिक अपराध है, जैसे वो बैठा भागा है ना माल्या, है ना, लेकिन उसको तो सारे अधिकार दे रखे हैं, कायदे से उसे नहीं मिलने चाहिए, ठीक है ना। अराजनीतिक अपराध किया है उसने। नीरव मोदी भागा हुआ है। अनुच्छेद 15, प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीयता का अधिकार है। भाई राष्ट्रीयता का अधिकार है, कोई भी व्यक्ति अपनी राष्ट्रीयता से मनमाने ढंग से वंचित नहीं किया जा सकेगा और न ही उसकी राष्ट्रीय परिवर्तन करने के मान्य अधिकार से वंचित किया जा सकेगा। तो अगर कोई व्यक्ति है ना, तो उसे अपने राष्ट्रीयता का अधिकार है, ठीक है ना। हम भारत के हैं तो हमारी भारत हमारी राष्ट्रीयता है, हमें इसका अधिकार है, और कोई भी इसे मनमाने ढंग से वंचित नहीं कर सकता है, ये आर्टिकल ये कहता है। अनुच्छेद 16 जो है आर्टिकल 16(1), वयस्क अथवा अवस्था वाले पुरुष और स्त्री को जाति, राष्ट्रीयता, धर्म की सीमा के बिना विवाह करने और परिवार स्थापित करने का अधिकार है। उन्हें विवाह करने का वैवाहिक जीवन में और वैवाहिक संबंध में विच्छेद के समान अधिकार प्राप्त है। तो ये आर्टिकल ये कहता है कि आप किसी भी जाति धर्म के हों, ठीक है ना, आप या किसी भी राष्ट्रीयता के हों, मतलब आप भारत के भी हो सकते हैं, आप लड़का भारत का हो सकता है, लड़की अमेरिका की हो सकती है, यूएसए की हो सकती है, चाइना की हो सकती है, कहीं की भी हो सकती है, ठीक है। या ये किसी भी धर्म के हो सकते हैं, हो सकता है वो क्रिश्चियन हो, लड़का क्रिश्चियन हो, लड़की हिंदू धर्म की हो या बौद्ध धर्म की हो। तो इनको विवाह करने का और परिवार स्थापित करने का, परिवार बनाने का अधिकार प्राप्त है। ये भी आपका मानवाधिकार है, ठीक है ना। उन्हें विवाह करने का, वैवाहिक जीवन जीने का, और वैवाहिक संबंध विच्छेद अर्थात तलाक का, डिवोर्स का भी अधिकार प्राप्त है, कि भाई उनकी नहीं बन रही है तो वो दे सकते हैं, उनके संग जोर जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। इसी में अनुच्छेद 16(2), विवाह से इच्छुक दंपति को पूर्ण स्वतंत्रता और स्वीकृति पर विवाह संपन्न होगा, ठीक है ना। तो इसको पूर्ण स्वतंत्रता, विवाह के इच्छुक दंपति की पूर्ण स्वतंत्रता और स्वीकृति पर विवाह संपन्न होगा। इसी में आर्टिकल 16(3), परिवार समाज की नैसर्गिक एवं मौलिक सामूहिक इकाई है, ठीक है। तो क्या समाज की एक मौलिक और सामूहिक इकाई है, कौन? परिवार, और उसे समाज तथा राज्य द्वारा संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है। तो इस परिवार को भाई, जैसे अगर मतलब कोई भी परिवार है या किसी ने शादी करके परिवार बनाया, तो ऐसे लोगों को राज्य से और समाज से संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है। वो राज्य से डिमांड करेगा कि भाई देखो हमने शादी की है और हमें खतरा है, तो आप हमें संरक्षण दो, तो राज्य उसे संरक्षण प्रदान करेगा।
अनुच्छेद 17A, प्रत्येक व्यक्ति को समय और दूसरों के साथ संपत्ति रखने का अधिकार है। मतलब मैं खुद भी संपत्ति रख सकता हूं और किसी के संग पार्टनरशिप में भी संपत्ति रख सकता हूं। और इसी में 17(2) है, कोई भी अपनी संपत्ति को मनमाने तौर पर, अब मतलब आप किसी को भी अपने उसकी संपत्ति से मनमाने तौर पर वंचित नहीं कर सकते। कि मान लो अगर कोई अगर रह रहा है और आप उससे कहो कि नहीं भाई मकान खाली कर दे, तेरी जमीन मेरी हो गई या सरकार की होगी, नहीं। अगर सरकार भी अगर इसको किसी को उसकी संपत्ति से वंचित करती है तो उसको मुआवजा देना पड़ेगा, ठीक है ना। बिना मुआवजे के उससे संपत्ति नहीं ले सकते, ये चीज है। अनुच्छेद 18, प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अनुभूति, धर्म स्वतंत्रता का अधिकार है। तो भाई कोई भी व्यक्ति का किसी धर्म के बारे में क्या विचार है, क्या वो उसकी मान्यताएं हैं, तो इस धर्म को मानने का ना मानने की उसकी अपना स्वतंत्रता है, ठीक है। इस अधिकार के अंतर्गत अपने धर्म या मत को परिवर्तन करने की स्वतंत्रता, धर्म और मत का उपदेश प्रयोग, पूजा, परिचालन। तो इसमें ले दे के मतलब ये कि इसमें आपको धर्म को मानने की स्वतंत्रता, आप किसी भी धर्म की उपासना कर सकते हैं, उसको मान सकते हैं। आप किस तरह से पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, क्या करते हैं, इसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। फिर आर्टिकल 19, प्रत्येक व्यक्ति को मत विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। अब हर एक व्यक्ति है, उसके अपने विचार हैं, सोच है, समझ है, और उससे वो व्यक्त कर सकता है। इसके अंतर्गत स्वेच्छा से मत स्थिर करने और किसी भी भौगोलिक सीमा के और माध्यम से विचार, सूचना मांगने, प्राप्त करने और देने की स्वतंत्रता सम्मिलित है। अब इसके अंदर ये है कि भाई आप क्या कर सकते हो कि अपने विचार किसी दूसरे तक पहुंचाना चाहते हो, किसी के विचार की सूचना प्राप्त करना चाहते हो, कोई जानकारी चाहते हो, तो इन सब चीजों की स्वतंत्रता आपको रहेगी। अनुच्छेद आर्टिकल 21, प्रत्येक व्यक्ति को शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता था। तो आप क्या कर सकते हो भाई, आप शांतिपूर्ण ढंग से, ठीक है ना, कई सारे लोग मिलके कोई सभा कर सकते हो, कोई रैली कर सकते हो, कोई सम्मेलन कर सकते हो, ठीक है ना, शांतिपूर्ण ढंग से, शोर शराबा नहीं करना वहां पे, और हथियार नहीं रखना है। आर्टिकल 22, किसी व्यक्ति को किसी संस्था में सम्मिलित होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। अब ये नहीं है कि भाई कोई मैं हिंदू हूं तो मुझे हिंदू महासभा में जबरदस्ती सम्मिलित होना है, या कोई भी संस्था है उसमें जबरदस्ती सम्मिलित होना, नहीं। मेरी अपनी इच्छा है, मैं जी करेगा तो मैं सम्मिलित होऊंगा उस संस्था में या नहीं होऊंगा, मुझे विवश नहीं किया जा सकता, जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 21(1), प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश के प्रशासन में स्वतंत्रता पूर्वक निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा भाग लेने का अधिकार है। तो ये क्या है कि एक प्रकार से जो चुनावी प्रक्रिया होती है उसमें स्वतंत्रता पूर्वक भाग लेने का अधिकार है, और प्रत्येक व्यक्ति को उस देश में कोई राजनीतिक पद प्राप्त करने का भी अधिकार है, ठीक है ना। अब 21(2) आ गया यहाँ पे, प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की सरकारी सेवाओं में पहुंचने का समान सुविधा का अधिकार है। मतलब कोई भी व्यक्ति है वो अपने देश में अगर कोई नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब है, तो उससे प्राप्त करने का उसको अधिकार है। अब इसी के अंदर 21(3) है, लोकमत ही प्रशासन का शासनाधिकार का आधार होगा। लोकमत, यदि लोकमत निश्चित अवधि के बाद और सही तौर पर किए गए चुनावों द्वारा प्रकट होता है, ये चुनाव सर्वसाधारण के समान मताधिकार से और गुप्त मतदान के द्वारा इसी प्रकार की किसी स्वतंत्र मता प्रक्रिया। अब ये चुनाव से संबंधित है कि भाई ये जो आदमी, लोकमत का मतलब है जो जनता की इच्छा है, ठीक है ना, वो प्रशासन के शासनाधिकार का आधार है, कि मतलब जनता के हिसाब से शासन होना चाहिए, ठीक है ना, जनता की इच्छाओं के विपरीत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए क्या है कि भाई चुनावों द्वारा ये संपन्न होगा, और ये इसमें क्या है कि हम अपना मत देंगे और वो मत क्या होगा, गुप्त मतदान होगा, और ये किसी भी स्वतंत्र मतदान प्रक्रिया के द्वारा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतदान प्रक्रिया पे किसी का कब्जा नहीं होना चाहिए, अधिकार नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 22, प्रत्येक व्यक्ति को समाज का सदस्य होने के नाते सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है, और राष्ट्रीय प्रयत्न और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के द्वारा प्रत्येक राज्य के संगठन साधन के अनुसार आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का जो उसे गौरव, व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास के अवसर प्राप्त करने का अधिकार है। तो ये सारी चीजें इनको मिलनी चाहिए। आर्टिकल 23, प्रत्येक व्यक्ति को काम करने का अधिकार। अब ये आर्थिक अधिकारों से संबंधित आ गया। जीविका के लिए पेशा चुनने का अधिकार, काम की उचित एवं अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त करने और बेकारी से सुरक्षित रहने का अधिकार है। अब क्या प्रत्येक व्यक्ति को काम का अधिकार है, भाई काम तो चाहिए ही ना, नहीं तो खाओगे क्या, ठीक है। जीविका का पेशा चुनने का मतलब कोई भी पैसा चुन सकते हैं। पहले क्या था कि आपका
जो था आपकी जाति व्यवस्था जो थी, वर्ण व्यवस्था थी, उसके हिसाब से काम हुआ करता था कि भाई ब्राह्मण जो है वो ऊंचे पदों पे बैठा करते थे, क्षत्रिय सुरक्षा से संबंधित काम किया करते थे, और जो निम्न जाति के लोगों के लिए सबसे घटिया काम दे दिया गया था। लेकिन अब नहीं है, अब आप अपनी जीविका अपने हिसाब से चुन सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं है नीचे निम्न व्यक्ति का भी जो है वो भी इस तरह का कार्य कर सकता है, ठीक है ना। हो सकता है वो क्या बोलते हैं मूर्तियों की दुकान लगा ले, पूजा पाठ का सामान बेचे, तो ये सब अब वो चीज़ नहीं है। दूसरा क्या है, काम के लिए उचित अनुकूल परिस्थितियां। अब आपको काम तो दे दिया गया, लेकिन वहां पे परिस्थितियां खराब हैं, वहां पे बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, या बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो ये भी उचित परिस्थितियां का होना आवश्यक है। और बेकारी से सुरक्षित रहने का, भाई बेकारी से सुरक्षित रहने का भी अधिकार है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर 23(2), प्रत्येक व्यक्ति को बिना भेदभाव के समान काम के लिए समान वेतन, तो समान वेतन का अधिकार है आपको। फिर आर्टिकल 23(3), प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य के लिए उचित अनुकूल पारिश्रमिक पाने का अधिकार है, ताकि अपने और अपने परिवार के मानवीय प्रतिष्ठा के अनुकूल सत्ता कायम रखना सुनिश्चित हो सके, और साथ ही यदि आवश्यक हो तो सामाजिक संरक्षण के अन्य साधन भी प्राप्त हो सकें, ठीक है। जो उचित और अनुकूल पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार है, ऐसा ना हो कि ऐसा पारिश्रमिक दे जो उसके लिए कम पड़ जाए, ठीक है ना। आर्टिकल 23(4), प्रत्येक व्यक्ति को अपने हितों की रक्षा के लिए श्रम संघ, ट्रेड यूनियन कायम करने का अधिकार है, ठीक है ना। कि मतलब आप क्या कर सकते हो, जिससे मजदूर संघ स्थापित कर सकते हो, ठीक है, आपका छात्र संघ बना सकते हैं, तो ये सारी चीजें हैं। फिर आर्टिकल 24 आ जाता है, प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम और अवकाश का अधिकार है। अब ये नहीं है कि भाई प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम और अवकाश मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको उसको 24 घंटे काम करवाओ या हफ्ते में 7 दिन काम करवाओ, एक अवकाश भी चाहिए ही चाहिए उसे, क्योंकि व्यक्ति बीमार भी पड़ता है और थकता भी है, तो उसे अवकाश चाहिए। साथ ही साथ काम के घंटों का समुचित निर्धारण, अवधि के अनुसार सवेतन छुट्टियों का अधिकार है, तो ये सारी चीजें उन्हें मिलनी चाहिए। आर्टिकल 25(1), प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा जीवन स्तर कायम करने का अधिकार है जो उसके और उसके परिवार के स्वास्थ्य एवं सुख के लिए पर्याप्त हो, ठीक है ना। तो ऐसा जीवन स्तर कायम करने का अधिकार है जिसमें भोजन, वस्त्र, निवास स्थान, चिकित्सा की सुविधा होनी चाहिए, आवश्यक समाज सेवाओं की उपलब्धि, बेकारी, बीमारी, शारीरिक असमर्थता, वैधव्य, वृद्धावस्था और या काबू के बाहर इस परिस्थितियों के कारण जीविका के साथ साथ हरास सम्मिलित है, तो इन सब चीज़ों से चाहिए भैया। प्रत्येक 25 आर्टिकल 25(2), प्रत्येक माता व शिशु के मातृत्व और शिशु की विशेष देखभाल और सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। कि इसमें क्या है, मातृत्व मतलब जैसे जब जो गर्भवती महिलाएं होती हैं तो उन्हें विशेष अवकाश की भी जरूरत होती है और विशेष सुरक्षा की जरूरत होती है, तो वो मिलना चाहिए। और जो शिशु होता है वो बचपन में उसको देखभाल की और सहायता की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, आर्थिक सहायता, तो इसके ये भी इसका भी अधिकार उन्हें चाहिए। सभी बच्चे चाहे विवाहित दंपत्ति की संतान हो अथवा जो भी मतलब उनके माता पिता ना, समान रूप से सामाजिक संरक्षण का उपभोग करेंगे। तो अगर कोई जैसे लावारिस बच्चे होते हैं उनको भी सामाजिक संरक्षण का आवश्यकता है। आर्टिकल 26(1), प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार है, तो शिक्षा तो चाहिए चाहिए। शिक्षा कम से कम प्रारंभिक और मौलिक अवस्था में निःशुल्क होगी, तो निःशुल्क होनी चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य है, जरूरी होनी चाहिए। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की सामान्य उपलब्धि की व्यवस्था की जाए, और योग्यता के आधार पर उच्च शिक्षा के सभी समान रूप से, तो ये शिक्षा से संबंधित है, ठीक है ना। मुझे इतना ज़्यादा डीप बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग बहुत समझदार हैं और आप लोगों को समझ में आ भी रहा होगा, क्योंकि ये सारे अधिकार भारत के जो मौलिक अधिकार हैं और नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, वहाँ पे नीति निर्देशक तत्व, वहाँ पे ये सब कुछ है, कुछ अलग से मुझे करने की जरूरत नहीं है। अनुच्छेद 26(2), शिक्षा का लक्ष्य मानव व्यक्तित्व का पूर्ण विकास, मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं की प्रतिष्ठा को बढ़ाना होगा। शिक्षा द्वारा सभी राष्ट्रों, जातियों और सामूहिक एवं धार्मिक समूहों के सद्भाव, सहजता, मैत्री की अभिवृद्धि की जाएगी, और शांति कायम रखने में संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों को शिक्षा द्वारा बढ़ाया जाएगा। अब इसका कहने का मतलब है भाई शिक्षा जो है ना, व्यक्ति के मानव के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, जो व्यक्तित्व है उसका विकास के लिए, हाँ, और आपका मौलिक स्वतंत्रताओं के लिए अनिवार्य है, जरूरी है। और शिक्षा के द्वारा भाई जो विभिन्न जाति और धार्मिक समूह हैं उनके बीच में प्रेम, सद्भाव, सहिष्णुता, मैत्री, दोस्ती, ये सब चीजें आएंगी, और इससे स्वतंत्रता कायम करने में कायम करने में सहायता मिलेगी, और संयुक्त राष्ट्र के कार्यों को शिक्षा के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। फिर उसके बाद 26(3),
माता पिता को अपनी संतान के लिए शिक्षा के प्रकार को चुनने का अधिकार है। ठीक है, तो भाई क्या माता पिता अपनी संतान के लिए शिक्षा के प्रकार को चुन सकते हैं कि भाई कहाँ पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और किस तरह की शिक्षा देनी है। 27(1) कई पहले क्या होता था ना कि भाई द्वितीय परंपरागत समाज में आप देखते तो वहां पे क्या करते थे, जबरदस्ती सैनिक शिक्षा के अंदर, सैन्य शिक्षा के अंदर झोंक देते थे। ठीक है ना, तो अब वो नहीं है। अब माता पिता अपने हिसाब से जो चाहें पढ़ाना चाहें पढ़ा सकते हैं। अनुच्छेद 27(1) प्रत्येक व्यक्ति को समाज की सांस्कृतिक जीवन में स्वतंत्रता पूर्वक भाग लेने, कलाओं का आनंद लेने और वैधानिक विकास से लाभान्वित होने का अधिकार है। तो ये क्या कहता है कि भाई आपकी जो संस्कृति है आप उसमें भाग ले सकते हो, उसका आनंद ले सकते हो। उसमें अगर आप कुछ करना चाहो, अपनी संस्कृति को सुरक्षित करना चाहो या जो भी करना चाहो उसके विषय में, तो ये काम आप कर सकते हो। अनुच्छेद 27(2) प्रत्येक व्यक्ति को अपनी किसी भी वैधानिक, साहित्यिक और कलात्मक कृति के फलस्वरूप सैनिक एवं भौतिक हितों के संरक्षण का अधिकार है। तो आपको क्या है, इसमें सैनिक एवं भौतिक हितों का संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 28 कहता है प्रत्येक व्यक्ति ऐसी सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अधिकारी है जिससे इस घोषणा में निर्दिष्ट अधिकारों और स्वतंत्रताओं की पूर्ण प्राप्ति हो सके। तो प्रत्येक व्यक्ति ऐसी सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अधिकारी है जो अभी तक डिस्कस किया है हमने, जिसमें इस घोषणा में निर्दिष्ट अधिकारों और स्वतंत्रताओं का की पूर्ण प्राप्ति हो सके। आर्टिकल 29 समाज के प्रति प्रत्येक व्यक्ति के कुछ कर्तव्य हैं जिनमें उनके व्यक्तित्व का स्वतंत्र एवं पूर्ण विकास संभव हो सके। तो क्या है कि भाई समाज का जो प्रत्येक व्यक्ति है ना, तो समाज के लिए उसके कुछ कर्तव्य भी हैं और उन कर्तव्यों के पालन से क्या होगा, उसका विकास संभव होगा। आर्टिकल 29(2) अपने अधिकारों या स्वतंत्रता का उपभोग करने में प्रत्येक व्यक्ति उन सीमाओं के भीतर रहना होगा जो कानून द्वारा इस उद्देश्य से निर्धारित की गई है कि दूसरे के अधिकार और स्वतंत्रताओं का अपेक्षित सम्मान एवं प्रतिष्ठा हो सके। जनतांत्रिक समाज में नैतिकता, सार्वजनिक शांति, जन कल्याण हेतु समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आप अपनी स्वतंत्रता उपभोग करोगे, लेकिन आपके ऊपर कुछ सीमाएं भी हैं, वो कानून की सीमाएं हैं। ऐसा ना हो कि आप अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों का प्रयोग करते वक्त किसी अन्य की स्वतंत्रताओं और अधिकारों का हनन कर जाएं। ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, आपको कानून की सीमाओं के भीतर रहना पड़ेगा। इसी में आर्टिकल 29(3) है, क्या कहता है, उन अधिकारों और स्वतंत्रता का संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों के विरुद्ध किसी भी दशा में प्रयोग न किया जाए। उन अधिकारों और स्वतंत्रताओं का संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों एवं सिद्धांतों के विरुद्ध किसी भी दशा में प्रयोग न किया जाए। मतलब जो आपको अधिकार दिए जा रहे हैं, जो स्वतंत्रताएं दी जा रही है, उनका जो होगा, जो संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य है और सिद्धांत है, उसके विरुद्ध किसी भी दशा में प्रयोग ना किया जाए। फिर आखिरी का 30, इस घोषणा पत्र में दिए गए किसी भी आदेश के ऐसे अर्थ न लगाए जाएं जिससे कि किसी राज्य की सामूहिक अथवा व्यक्ति को किसी भी ऐसे काम में लगाने या करने का अधिकार मिले जो इस घोषणा पत्र में वर्णित अधिकारों और स्वतंत्रताओं में किसी को नष्ट करने का उद्देश्य हो। तो भाई ऐसा कोई कार्य नहीं करना है, किसी राज्य के समूह या व्यक्ति को किसी ऐसे कार्य में नहीं लगाना है जो इस घोषणा पत्र में जो अधिकार और स्वतंत्रताएं दी गई हैं उससे वो नष्ट करने का होती हो। ठीक है, तो ये सारी डिस्कशन था। तो ये सारी चीजें हैं, कुछ इसके अंदर फैक्ट्स हैं, कुछ लोगों ने अपनी दलील दी है। इस घोषणा पत्र में मानवतावाद का दमकल कहा जाता है। क्या है ये? मानवतावाद का दमकल है। ठीक है ना, दमकल क्या करता है? आग बुझाने आता है। तो ये मानवतावाद का दमकल है, मानवतावाद को सुरक्षित करता है। चार्ल्स मलिक के अनुसार यह घोषणा पत्र केवल प्रस्ताव मात्र न होकर संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का एक क्या है, अंग है। श्रीमती रूजवेल्ट, ये रूजवेल्ट जो आपके राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उनकी वाइफ हैं, और वो क्या कहते हैं कि इस घोषणा पत्र को समस्त मानव समाज की मैग्ना कार्टा का नाम दिया है। इन्होंने क्या दिया, इसे मैग्ना कार्टा का नाम दिया है। तो आपसे आए कि भाई किसने घोषणा पत्र को मैग्ना कार्टा का नाम दिया है, तो श्रीमती रूजवेल्ट है। पाल्मर और पार्किंसन नेगेटिव बात कहते हैं, यह घोषणा केवल आदर्शों का प्रतिपादन है, कानूनी रूप से बाध्य करने वाला समझौता नहीं है। अब मतलब कोई देश अगर इनमें से कुछ कोई या किसी को भी नहीं लागू करता है तो भाई बाध्य नहीं है, जबरदस्ती उसके संग नहीं किया जा सकता, परंतु फिर भी ये एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है। ठीक है ना, तो ये चीज है भाई, कोई ताकत नहीं है ना, कोई पावर नहीं है कि भाई जबरदस्ती लागू करवाया जाए।
मानव अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र, ठीक है ना। तो एक बार इसको देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय से ही मानव अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र के लिए कार्य आरंभ हो गया था। इसी उद्देश्य से महासभा ने मानव अधिकार आयोग को 2 प्रतिज्ञा पत्र तैयार करने का काम सौंपा था। एक था नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों के संबंध में था, एक उसमें नागरिक और राजनीतिक अधिकार थे। दूसरा था आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के संबंध में। तो ये मसौदा तैयार करने के लिए इसने एक मानव अधिकार आयोग को कार्य सौंपे, जिसमें था एक तो आपका था जो एक प्रतिज्ञा पत्र था वो क्या था कि नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से संबंध में हो, और दूसरा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के संबंध में हो। इन अधिकारों पत्रों का आशय मानव अधिकारों की और अधिक स्पष्ट व्याख्या करना था, ठीक है ना, उनके पालन करवाने की व्यवस्था करना था। इन प्रसंविधाओं का उद्देश्य यह था कि महासभा की स्वीकृति के पश्चात इन्हें सदस्य राज्यों के सम्मुख संधि पत्र के रूप में पेश किया जाए तथा जो राज्य इस पर हस्ताक्षर कर देंगे उन पर यह बाध्यकारी रूप से लागू होंगे। हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रों ने अपने देश में आवश्यक कानून बनाने और उन्हें लागू करने की व्यवस्था करनी होगी। 16 सितंबर 1966 को अपने प्रस्ताव के द्वारा महासभा ने मानव अधिकार संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्रों को राज्यों के हस्ताक्षर तथा पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया, जिसमें अनेक मानव अधिकार तथा मूल स्वतंत्रताएं ये सब भला थी। कहने का मतलब ये था कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो था ना, वो ऐसे प्रतिज्ञा पत्र लाना चाहता था जिससे नागरिकों के राजनीतिक, नागरिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार जो है ना, उसकी और ज्यादा विस्तृत व्याख्या की जा सके और इन अधिकारों को कैसे पालन करवाना है वो बात हो सके, ठीक है ना, वो कार्य हो सके। तो ऐसा अधिकार पत्र तैयार करवाना चाहता था, तो उसने मानव अधिकार आयोग को ऐसा करने के लिए कहा और भाई इसने ऐसा प्रतिज्ञा पत्र तैयार भी कर दिया, ठीक है ना। और उसमें यह था कि जो भी सदस्य देश है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो भी सदस्य होंगे वो इस पे अगर हस्ताक्षर कर देंगे तो ये उन पे बाध्यकारी रूप से लागू होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। कानूनी कार्रवाई में क्या होगा कि भाई आपको संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता से वंचित कर दिया जाए, जो आपको मदद दी जा रही हो वो बंद कर दी जाए, आपसे अन्य देश संबंध तोड़ लें। तो इस तरह का था और जरूरत पड़े तो आप पे मानव अधिकार की सुरक्षा के नाम पे आपके ऊपर सैनिक कार्रवाई भी की जा सकती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें थी। इन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्रों में 2 प्रसंविधाएं और एक ऐच्छिक प्रोटोकॉल था जो इस प्रकार था। ऐच्छिक मतलब अपनी इच्छा के ऊपर है। नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा थी ये, एक तो पहला ये हो गया, ठीक है ना। और दूसरा था आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र। तो ये 2 प्रतिज्ञा पत्र थे और एक ये आपका वैकल्पिक ऐच्छिक प्रोटोकॉल था, राजनीतिक और राजनीतिक अधिकारों के संबंधित प्रसंविधा की वैकल्पिक व्यवस्था। तो ये चीजें थी। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं एक बार। ये डेट्स याद रख लीजिएगा। 3 जनवरी 1976 को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों से संबंधित प्रतिज्ञा पत्र 1966 को है ना का निर्धारित राज्यों की संख्या में अनुसमर्थन कर दिया गया और यह उक्त तिथि से लागू हो गई। महासभा में मतलब ये रखा गया और जितने लोगों की आवश्यकता थी उतने लोगों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए और जितने लोगों की आवश्यकता थी उतने लोगों ने हस्ताक्षर कर दिया और इसको समर्थन दे दिया गया और ये उस समय से लागू हो गया 3 जनवरी 1976 से, ठीक है। 1966 में ये लाया गया था, ये है ना, ये लाया गया था 1966 में, लेकिन स्वीकृति कब मिली इसको? स्वीकृति मिलने में 3 जनवरी 1976 तक का समय लग गया, इतना अधिक समय लग गया 10 वर्षों का। और 23 मार्च 1976 को नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र को लागू कर दिया गया, क्योंकि इसको 23 मार्च 1976 तक स्वीकृति मिल गई थी। अब भाई स्वीकृति नहीं दे रहे थे तो इसीलिए लागू नहीं हो पा रहा था। कम से कम महासभा में तो सारा काम एक निश्चित बहुमत के हिसाब से किया जाता है ना। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार संबंधी प्रतिज्ञा पत्र जिन मानव अधिकारों को प्रोत्साहित और संरक्षित किया गया वो 3 प्रकार के हैं। न्यायपूर्ण और उचित परिस्थितियों में काम का अधिकार, मतलब आपको काम ऐसी होनी चाहिए जो न्यायपूर्ण हो और उचित परिस्थितियां हो, ठीक है ना। ऐसी परिस्थितियों में काम ना करवाया जाए जो आपके लिए नुकसानदायक हो और जो क्या है अन्यायपूर्ण हो। सामाजिक संरक्षण, उचित जीवन स्तर, शारीरिक एवं मानसिक सुख के लिए उपलब्ध किए जा सकने वाले उच्चतम स्तरों का अधिकार होगा।
शिक्षा और सांस्कृतिक स्वतंत्रता एवं वैज्ञानिक प्रगति से मिले लाभों का आनंद लेने का अधिकार। शिक्षा से जो आपको लाभ मिलते हैं, सांस्कृतिक स्वतंत्रता से जो लाभ मिलते हैं, या वैज्ञानिक प्रकृति से जो लाभ मिलते हैं, उसका आनंद लेने का आपको अधिकार है। उसके बाद दूसरा है नागरिक और राजनीतिक के संबंध में जो प्रतिज्ञा पत्र है ना। तो इसके अंदर क्या है, इस संबंध में क्या है, कमी घूमने फिरने की आज़ादी, कानून के समक्ष समानता, निर्दोषिता की धारणा, विवेक तथा धर्म की आज़ादी, मत तथा अभिव्यक्ति, शांतिपूर्वक संगठित होने की आज़ादी, संगति की आज़ादी, सार्वजनिक मामलों और निर्वाचन में भाग लेना, अल्पसंख्यकों के अधिकार है। यह स्वेच्छाचारिता से जीवन से वंचित करने, उत्पीड़न, क्रूर, निम्न स्तरीय व्यवहार, दंड, दास्ता, बेगार, मनमाही, गिरफ्तारी, नज़रबंदी, एकांतिकता में मनमाना व्यवधान, युद्ध प्रचार, भेदभाव, हिंसा को पहल देने वाली जाति धर्मगत घृणा को समर्थित करने का निषेध करता है। तो इसके अंदर ये वाले अधिकार आ गए आपके। अब मानव अधिकार में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका क्या है, देख लो भाई, थोड़ा छोटे छोटे रूप में समझेंगे इसको। मानव अधिकारों के संबंधित अन्य कन्वेंशन, मतलब कुछ कन्वेंशन हुए थे। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा से प्रेरणा लेकर संयुक्त राष्ट्र के भीतर विभिन्न मुद्दों पर लगभग 80 कन्वेंशन हुए थे, ठीक है ना, और घोषणाएं की गई थी, जिनमें से कुछ प्रमुख कन्वेंशन है, इन्हें लिख लो, इनमें डेट पूछ सकता है आपसे कि भाई ये मिलान कीजिए, ठीक है ना। एक तरफ आपकी कन्वेंशन होंगे, एक तरफ डेट लिखी होगी, ये हो सकता है। ये आपसे पूछे कालानुक्रम कीजिए। तो नरसंहार की रोकथाम और सजा के बारे में कन्वेंशन 1978। द्वितीय विश्व के बाद ये नरसंहार को रोकना और उसकी सजा के बारे में कन्वेंशन करना बहुत जरूरी था, तो ये 1948 को लाया गया था, ठीक है ना। शरणार्थियों की स्थिति के बारे में कन्वेंशन, अब बहुत सारे शरणार्थियों की स्थिति पैदा हुई, क्योंकि शीतकाल के दौरान भी युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। एक लोग अपनी हिफाजत के लिए, अपनी जान माल की रक्षा के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में क्या कर रहे थे, शरण ले रहे थे। तो उनके बारे में भी नियम कानून बनाना था। तो ये वाला कन्वेंशन हुआ। हर प्रकार का रंग भेद, चाहे नस्ल भेद हो, चाहे रंग जाति भेद हो, समाप्त करने के बारे में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 1966, तो इसके बारे में चर्चा की गई। महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त करने संबंधी कन्वेंशन 1979 में हुआ। उत्पीड़न व अन्य अमानवीय तथा अपमानजनक व्यवहार तथा दंड रोकने संबंधी कन्वेंशन 1984 में हुआ। तो उत्पीड़न और अमानवीय व्यवहार जो होता था, अपमानजनक व्यवहार होता था, उसको रोकने के संबंध में। बाल अधिकारों के संबंध में 1989 में भाई बालकों से कार्य करवाया जाता था, उनको अधिकारों से वंचित किया जाता था, तो उसके संबंध में एक कन्वेंशन बनाया गया जो 1989 को किया गया। सभी विस्थापित श्रमिकों और उनके परिवारजनों के अधिकारों की रक्षा के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 1990। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कन्वेंशन थे, आप इनको देख लेना, एक बार नजर जरूर मार लेना। अब मानव अधिकार आयोग क्या है। मानव अधिकार आयोग आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा 1946 में स्थापित मानव अधिकार आयोग महासभा को मानव अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर अपने प्रस्ताव, सिफारिशें व जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो मानव अधिकार क्या करता है कि अपना प्रस्ताव हो गया, कोई सिफारिश हो गई, या कोई जांच की है उसने, तो उसकी रिपोर्ट कहाँ पे, महासभा के सामने प्रस्तुत करेगा। बाद के वर्षों में ये आयोग संयुक्त राष्ट्र का मानव अधिकारों के संबंध में एक महत्वपूर्ण मंच बन गया। अब ये बाद में ऐसा मंच बन गया कि जहाँ पे क्या हो सकता है कि आप मानव अधिकारों से संबंधित अपनी बातें रख सकते हैं, मुद्दा उठा सकते हैं। इस आयोग में देशों, अंतः शासकीय और गैर सरकारी संगठनों ने अपनी बातें रखने का अवसर मिलता है। अब इसमें जो भाई जो देश हैं वो तो रहेंगे, साथ में बहुत सारे एनजीओ हो गए, वो अपनी बातें रख सकते हैं, गैर सरकारी संगठन हैं वो सम्मिलित हिस्सा ले सकते हैं। इस आयोग में 53 सदस्य देश शामिल हैं। इन देशों को 3 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। इस आयोग की हर वर्ष 6 सप्ताह के लिए जिनेवा में बैठक होती है। तो मतलब पूरे वर्ष में 6 सप्ताह के लिए जिनेवा में एक बैठक आयोजित की जाती है, ठीक है। अब मानव अधिकार परिषद, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान देना। मानव अधिकार परिषद 16 जून 2006 को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग ने अपना कामकाज बंद कर दिया। किसने? संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग ने अपना कार्यकलाप, कार्यवाही बंद कर दिया। इस आयोग का स्थान अब मानव अधिकार परिषद ने ले लिया, ठीक है ना, इसको मानव अधिकार परिषद बना दिया गया।
इस संबंध में 17 मार्च 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इस परिषद की कुल सदस्य कितने हैं? 47 सदस्य हैं, और अब ये सीधे संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधीन है। ये जो था आपका, ये किसके अधीन था? ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधीन नहीं था, ठीक है ना। उसकी हेल्प करता था, उसको सुझाव देता था, और आपका क्या बोलते हैं, कोई जांच रिपोर्ट्स उसके सम्मुख प्रस्तुत करता था। लेकिन अब क्या है, ये सीधे संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधीन है, जबकि मानवाधिकार आयोग का संचालन संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद करती थी। कौन करती थी? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद करती थी। लेकिन अब किसके अधीन है ये मानवाधिकार के अधीन है। नई गठित होने वाली 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद में 13 सीटें एशियाई राष्ट्रों से हैं, 13 सीटें अफ्रीका के लिए हैं, पश्चिमी समूह के लिए 7, लैटिन अमेरिकी व करेबियाई देशों के लिए 8 सीटें होंगी। परिषद के लिए पहला चुनाव 191 सदस्यीय महासभा में 9 मई 2006 को गुप्त मतदान के द्वारा संपन्न। इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष है। तो कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष का रखा गया है। प्रति वर्ष 1/3 सदस्य अपना, मतलब अगर 300 सदस्य हैं तो हर साल 100 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगे और नए सदस्य आ जाएंगे 100। 2006 में गठित किए जाने के कारण पहले व दूसरे वर्ष का कार्यकाल पूरा होने वाले देशों का चिन्हांकन लॉटरी के द्वारा किया गया था, एक लॉटरी से निकाला गया था। अतः संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 मई 2007 को चुनाव करवाकर रिटायर होने वाले देशों के स्थान पर नए सदस्यों चुने, जिसमें भारत भी शामिल था। भारत को 192 सदस्यीय महासभा में से कितने? 185 मत मिले थे। एशियाई समूह से इंडोनेशिया, फिलीपींस, कतर, मानवाधिकार, ये सब लोग चुन के आए थे। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आपको मानवाधिकार के मानवाधिकार आयोग के बारे में बताए। जितने भी 30 के 30 आर्टिकल हैं उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। मानवाधिकार क्या है, उसकी परिभाषा क्या हो सकती है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में मैंने आपको बताया कि अधिकार कहाँ से आए थे, ठीक है। कोई आप अगर प्लेटो के और अरस्तु के टाइम में जाओगे तो वहां पे अधिकार नहीं थे, वहां पे तो कर्तव्य थे, ठीक है ना। क्या कहता है प्लेटो? क्या कहता है कि भाई आपका 3 वर्गों का वर्णन करता है और 3 वर्गों के लिए एक निश्चित कार्य डिसाइड कर देता है, ठीक है ना। तो वो कर्तव्य में से बांधता है। लेकिन ये अधिकार हैं, ये आपका मैग्ना कार्टा के से आप मान सकते हो कि वहां से इनका विकास होना चालू हुआ। लेकिन जो मूल रूप से मेन कार्य हुआ वो आपका 10 दिसंबर 1948 को हुआ, ठीक है ना, जिस समय आपका सार्वभौमिक मानव अधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा पत्र लाया गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। तो मुझे लग रहा है ये वीडियो जरूर लंबा हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत उपयोगी वीडियो है, आप लोग देखिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।